नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पुरुष रचनाकारों के स्त्री सरोकार संबंधी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की जो मौजूदगी है उसका क्या परिदृश्य है। इसका हमने नाम दिया है बसंत की आहट। बसंत की आहट के लाइव कार्यक्रम की 13वीं कड़ी में हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार हरीश राय जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हरीश राय जी। स्वागत है आपका विदुष बैटन फेसबुक पेज में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा परिचय मैं दे दूं, वैसे इनको सब जानते ही हैं पर मैं छोटा सा परिचय इनका दे दूं बात शुरू करने से पहले कि इनके 2 उपन्यास आए हैं। लंबी रचना यात्रा इनकी काफी लंबी है। 2 उपन्यास नागफनी के जंगल में और मुट्ठी में बादल आए हैं। 6 कहानी संकलन है। बर्फ होती नदी, उधर भी सहारा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक और बैंकिंग जीवन के अनुभवों के आधार पर इन्होंने एक संस्मरणात्मक किताब लिखी है, तय किया मैंने सफर। 3 चीजें इन्होंने संपादित की हैं। एक भीष्म सहानी सादगी का सौंदर्य शास्त्र और अभी एक उद्भावना का कहानी अंक आया है, उसका संपादन। और इससे पहले एक पूरी इनका कथा महीने में एक कहानी पाठ होता था बहुत सारे रचनाकारों का, बल्कि 2 कहानी पाठ, तो उनपे एक संकलित किताब की गई थी कहानियों पे, तो उसका भी संपादन भाग 1 का इन्होंने किया। तो हम इनसे बात करना जा रहे हैं समकालीन कथा लेखन में महिला कथाकारों की मौजूदगी को लेकर। तो हरीश राय जी, क्या मैं यहीं से हम लोग अपनी बात शुरू करें कि जो समकालीन कथा लेखन का पूरा परिदृश्य है उसमें जेंडर किस तरीके से, जेंडरगत परिदृश्य यानी मैं पूछना चाह रही हूँ कथा साहित्य में किस तरीके का आपके अनुभव में आपको नजर आता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं रश्मि रावत जी का आभार मानूंगा जिन्होंने साहित्य कला और फिल्म के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को सार्थक रूप से दर्ज करने के लिए अपने फेसबुक पेज पर मुझे स्थान दिया। यह एक नई सोच है और इस सोच के लिए रश्मि जी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने जैसे अभी किया कि समकालीन कथा लेखन में महिलाओं की मौजूदगी या महिलाओं की या जेंडर की स्थिति की में, तो मेरी इसमें यही राय है। मुझे ऐसा लगता है कि कथा साहित्य में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी पूरे दमदार तरीके से दर्ज की है। ये मौजूदगी न सिर्फ संख्या की दृष्टि से बल्कि कथा लेखन के विचार, संवेदना, भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी समकालीन कथा लेखन में महिलाओं की मौजूदगी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। ये शोध का विषय हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से महिला कथा लेखन पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। आज मैं कुछ पत्रिकाओं से जुड़ा हूँ, तो जब मैं रचनाओं को देखता हूँ या उनकी विषय सूची को देखता हूँ या जब कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कहानियाँ पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे 10 में से करीब या अतिशयोक्ति नहीं है, 60 या 70% महिलाएं मिलेंगी जो कथा लेखन में बहुत सक्रिय हैं। और ये क्यों हुआ, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। चाहे तो सोशल मीडिया पर अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक व्यापक प्लेटफॉर्म होना इसका कारण हो सकता है, या अपनी अभिव्यक्ति की आतुरता जैसा कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि कथा लेखन में महिलाओं की मौजूदगी पूरी तरह मुझे आश्वस्त करती है। ये कथा लेखिकाएं अपनी कहानियों में, ये भी मैंने देखा है कि ये कथा लेखिकाएं अपनी कहानियों में पुरुष वर्चस्व समाज के खिलाफ स्त्री की आवाज बुलंद कर रही हैं और साथ ही अपने सपनों, अपने संघर्षों, अपने मनोभावों, अपनी चाहतों को भी वाणी दे रही हैं। इन महिला कथा लेखिकाओं की कहानियों के जो स्त्री पात्र हैं वह पुरुष वर्चस्व समाज द्वारा उनके लिए तय की गई सीमा रेखा को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने वजूद की तलाश करते हुए दिखाई देते हैं।
इन कथा लेखिकाओं के दायरे में महानगर के अनुभवों से लेकर दूर ग्रामीण समाज में संघर्ष करती स्त्री के चित्र हैं। अपने घर, परिवार और समाज के संबंधों पर अपनी सोच है। कारपोरेट में काम करती लड़कियों की मुखरता है, प्रेम की प्रगाढ़ता है। नारी मुक्ति के नाम पर हुई नारेबाजी से भी मुक्ति की राहें हैं। इन पात्रों ने अपने लिए नैतिकता के नए मानदंड खुद ही गढ़े हैं और ये पात्र लेखन में एक नया समाज अपने लिए बना रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाकर उसे कटघरे में खड़ा कर उससे सवाल भी कर रही हैं इन कथा लेखिकाओं के पात्र, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी जी। और जो ये पूरा स्त्री महिलाओं का जो लेखन है पूरा कथा साहित्य में, इसमें आपको क्या लगता है कि जो स्त्री विमर्श है वो किस तरीके से कहानियों में आता है? देखिए, स्त्री विमर्श का दायरा बहुत बड़ा है, पर मुझे ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में स्त्री विमर्श को सही मायने में नहीं समझा गया। जी। मेरे विचार से स्त्री विमर्श का आशय पुरुष प्रधान समाज में पर अपने आप को जी 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 हाँ, मेरे विचार से कि पुरुष प्रधान समाज और इस समाज को बनाने वाली उस व्यवस्था से है जिससे स्त्री को मुक्त होना है। स्त्री विमर्श में स्त्री को उसके परिवेश को, उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में समग्रता से समझना जरूरी है। ये स्त्री विमर्श की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खासियत है। सामाजिक आर्थिक शोषण के शिकंजे से मुक्ति की उसकी चाह को सामने लाना जरूरी है, जो स्त्री विमर्श का एक बहुत बड़ा मुद्दा होना है। जैसा कि एक बार ममता कालिया जी ने कहा था कि हम लोगों ने स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है वह पश्चिम की अवधारणा को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया और उसी को ही हम लोग अपनी अपनी अवधारणा मानने लगे। हालांकि मैं सिमोन द बुआर, बेट फ्रियर और मेरी क्राफ्ट को खारिज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उन सब तक जाने के लिए हमें महादेवी वर्मा के साहित्य को भी देखना होगा, जिन्होंने कभी कहा था कि तमाम गुणों के बावजूद भी स्त्री संस्कारों की गठरी बनकर रह गई है। तो हमारा जो स्त्री विमर्श है उसको हमें इस संदर्भ में देखना होगा और कुछ हद तक इस तरह से देखा भी गया है इसके अंदर। कुछ मतलब जिस तरीके से स्त्री विमर्श की एक स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए था कि मतलब हाँ जी जी, पाश्चात्य से भी लिया जाता, लेकिन वो मतलब सिद्धांत लिया जाता, लेकिन भारत की अपनी परिस्थितियों में अपने अपने समाज में अपने अपने ढंग से जी जी अपने अपनी परिस्थिति का संज्ञान लेके, क्योंकि कई युग और कई युग और कई देश काल एक साथ एक ही समय में जी रहे होते हैं, तो उनकी यूनिकनेस को भी ध्यान में रख के, है ना, देश काल को भी जानना और समझना जरूरी है इसके अंदर। जी जी। तो जो स्त्री स्वर आता है कथा साहित्य में, स्त्री रचनाकारों का और पुरुष रचनाकारों का, उसमें कोई खास तरह का एक फर्क कोई नजर आता है कि मतलब पुरुष रचनाकार जब स्त्री सरोकार संबंधी रचनाएं लिखते हैं, जैसे हमने भी काफी रचनाओं का पाठ भी किया यहाँ पे, तो पुरुष जब स्त्री पे लिखते हैं और स्त्री जब स्त्री सरोकार पे लिखती है, तो कोई खास फर्क जो देखने में आपके अनुभव में चिन्हित में? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा फर्क है। यही फर्क है जो स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को अलग करता है। स्त्री लेखन की जो पीड़ाएं हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, उनके अपने अनुभव से गुजरकर उनकी पीड़ाएं सामने आती हैं। उनका अपने अनुभव संसार उसमें बहुत ज्यादा होता है। एक दृश्य को जब एक स्त्री किस रूप में देखती है और पुरुष किस रूप में देखता है, तो फर्क बहुत गहराई से सामने आता है। आप मनु भंडारी की कहानियों को पढ़ेंगे एक ही विषय पर और भीष्म साहनी की कहानियों को पढ़ेंगे तो भी आप में एक फर्क नजर आएगा। दूसरा, मुझे ये भी देखा है कि जैसे आपको एक मुस्लिम महिलाओं की बात कहूँ मैं, तो स्त्री विमर्श में मुस्लिम महिला लेखन बहुत गहरे तरीके से सामने आया है और बहुत उन्होंने व्यापक रूप में सामने रखा है। मैं आजकल जो हमारे समय में लिखी जा रही हैं मुस्लिम महिलाएं लेखन में सक्रिय हैं, उनमें मैं नूर जहीर का नाम लेना चाहूँगा, जो सजा जहीर की जी जी जी। और नूर जहीर हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कथाकार है जो स्त्री लेखन को बहुत प्रखुरता से वाणी दे रही हैं। और नूर जहीर
इस्मत चुगतई, रशीदा यहाँ, कर्तुन हैदर, जिलानी बानो की रिवायतों को आगे बढ़ाने वाली हमारे समय की उन विशिष्ट कथाकारों में से हैं जिन्होंने मजहबी कठमुल्लेपन, ये स्त्री लेखन में एक अलग से चीज जो आपने कहा खासियत है कि उनकी कहानियों में मजहबी कठमुल्लेपन और पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। उनका जी। उपन्यास है माई गॉड इज अ वुमन, माई गॉड इज अ वुमन, जो हिंदी में अपना खुदा एक औरत के नाम से प्रकाशित हुआ है। मुझे कभी कभी ये भी जी। लगता है रश्मि जी कि जो जी। साथी लेखिकाएं कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें एक बार इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। अपना खुदा एक औरत हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में माई गॉड इज वुमन। इस उपन्यास में उन्होंने मजहबी संकीर्णताओं के खिलाफ, देखिए ये जी। फर्क है मुस्लिम लेखन में और बाकी लेखनों में। बाकी के जो महिलाएं हैं वो मजहबी संकीर्णताओं को इतनी तेजी से नहीं उठा रही हैं जितनी कि वो पुरुषवादी समाज की संकीर्णताओं को उठा रही हैं। नूर जहीर एक ऐसी महिला, नूर जहीर जैसी और भी कई लड़कियां हैं जो मजहबी संकीर्णता के खिलाफ स्त्री की मुक्ति की आवाज उठाती हैं, और स्त्री की मुक्ति की कई सारी छवियां उनकी कहानियों में देखी जाती हैं। उनकी कहानियों के स्त्री पात्र इस मजहबी संकीर्णताओं के शिकंजे से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी एक कहानी है तन्हाई भोजी, ये कहानी परिकथा में छपी थी, तन्हाई भोजी। उसमें एक महिला है जरीना, जो उसकी केंद्रीय पात्र है। वह मुस्लिम समाज द्वारा औरतों के बनाए गए सांचों में ढलने से इनकार कर देती है। ये ऐसा विद्रोह है, जरीना उस मुस्लिम समाज के सांचों को ढलने से मना कर देती हैं और वह मानती हैं कि खुद को तोड़ने से बेहतर है कि मैं सांचों को तोड़ने की कोशिश करूं। जी। बाकी के स्त्री विमर्श में कई जगह महिलाएं खुद को ही तोड़ने की कोशिश करती हैं, खुद ही कोई लाचार दिखाती हुई महसूस करती हैं या खुद कहीं कहीं विद्रोह करती हैं। लेकिन ये जरीना कहती है कि मैं खुद को तोड़ने की बजाय मैं सांचों को तोड़ने की कोशिश करूं। इसी तरह उनकी कहानी नायिका अभिसारिका, नायिका अभिसारिका में भी सलीमा जो पात्र है वो पुरुषवादी समाज से 32 वर्ष बाद अपनी आजादी पाकर खुश होती है। देखिए बड़ी विचित्र कहानी है। पति की मृत्यु हो जाती है और पति की मृत्यु के बाद वो नृत्य करती है और 32 वर्ष उसके 32 गोल गोल घूमती है, जो कि हर बार उसके एक वर्ष का प्रतीक के रूप में आता है कि किस तरह वो पति से मुक्ति मिली है उसको पति के मरने के बाद। इतनी बोल्डनेस लेकर के नूर जहीर ने इस कहानी को लिखा है और अपनी खुशी का इजहार करती है। आप ये देखिए कि कहाँ ऐसे किस साहित्य में मिलेगा कि पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री इसलिए खुश हो रही है कि उसे इस मुस्लिम समाज की दास्ताओं से, जड़ताओं से, शिकंजे से मुक्ति मिल रही है। ये बुनियादी चरित्र है जो मुस्लिम लेखिकाओं में और बाकी की लेखिकाओं में, आगे और भी इसका जिक्र करूंगा, उसमें भी है, ऐसा नहीं है उनमें भी नहीं है, लेकिन इनमें मुझे ज्यादा शिद्दत से दिखाई देता है और वह अपनी खुशी का इजहार कथक नृत्य के माध्यम से करती है। जी। ये है एक कहानी है उनकी नायिका अभिसारिका। तो कथक नृत्य के माध्यम से पति की मृत्यु के बाद अपनी खुशी का इजहार करती है, इसलिए कि मैं इस समाज की मान्यताओं से मुझे अब मुक्ति मिली है। इसी तरह ये कहानी है नास्तिक कुनबा। उसमें सुसामा है जो 52 साल की उम्र में पति की मृत्यु के बाद चर्च के आडंबर और पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है। इस तरह की नूर जहीर ने कहानियां लिखी हैं। हो सकता है कि उनकी ये सोच उन्हें विरासत में मिली है, सज्जाद जहीर की बेटी होने के नाते और एक प्रगतिशील परंपरा से लगातार जुड़े होने के नाते, लेकिन उनकी कहानियों में बहुत दमदार ताकत है। एक और उनकी कहानी है सियानी दीवानी, ये राजकमल से उनका कहानी संकलन प्रकाशित हुआ है। उसमें एक विचलित कर देने वाली कहानी है जिसे पढ़कर धार्मिक खटमुल्लेपन के खिलाफ एक स्त्री के खड़े होना सुखद अनुभूति का एहसास कराता है। एक धार्मिक खटमुल्लेपन के खिलाफ खड़ी होती है। एक उनकी कहानी है नुसहत, जिसे कहानी में दीवानी कहा गया है, यानी मुस्लिम परिवेश में रहते हुए अपने पति रजा इमाम की हरकतों को बर्दाश्त ना करना और उसके पुरुष होने की असलियत को जाहिर करने की धमकी देकर वह मेहर की रकम वसूल करते हुए अपने से अलग हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, उस परिवार से अलग हो जाती है और सवाल करती है कि अकेली औरत क्या करे। तमाम दरवेशों
जो सब्र करने और दुआ मांगने की सलाह देते हैं, उसको खारिज करते हुए अपने पति की पिटाई भी कर देती है। ये बोल्डनेस जी। नूरजहीर की कहानी में हमें देखने को मिलेगा। मैं एक और नाम लेना चाहूँगा मुस्लिम लेखिकाओं में, हुस्न तबस्सुम निहा। बहुत युवा लेखिका हैं और बहुत दमदार तरीके से कहानियाँ लिखती हैं। उनकी कहानियाँ नरगिस फिर नहीं आएगी, वह नीले पंखों वाली लड़की उनके कहानी संग्रह हैं। सुनैना, सुनो ना, गुलमोहर अगर तुम्हारा नाम होता, और फिरोजी आंधियाँ उनके उपन्यास हैं। और अपने इस रचनाओं में भी वे मुस्लिम परिवेश के भीतरी तहों तक जाती हैं और उनके संघर्षों को वाणी देती हैं। नरगिस फिर जी। नहीं आएगी जो उनकी कहानी है, उसमें तो मुस्लिम परिवार के तमाम विरोधों की प्रताड़नाओं का विरोध करती हैं और अपने वजूद को स्वयं तलाश करती हैं। इस तरह की ये हुस्न तबस्सुम निहा भी मुस्लिम परिवेश को बहुत गहराई से हमारे सामने रखती हैं उसके अंदर। जी। ये जो स्त्री विमर्श का मैंने मुस्लिम परिवारों का जिक्र किया है। इसके सिवाय जो आप कहें तो मैं कुछ महिला कथाकारों में स्त्री किस रूप में आई है इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि कुछ दलित लेखिकाएं भी हमारे सामने मौजूद हैं। जी। दलित लेखिकाओं में भी उनके यहाँ भी एक स्त्री विमर्श बहुत गहराई से सामने आया है, एक अलग तरह से, जिसमें मैं नाम लूंगा रजनी दिसोदिया का, जो एक में कहीं पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। निर्मला टागोरे का जो वो सीनियर लेखिका है, उर्मिला परमार बहुत सीनियर लेखिकाओं में से हैं, और अनीता भारती। ये कुछ दलित लेखिकाएं हैं जो हमारे समय में दलित विमर्श के साथ साथ स्त्री विमर्श को भी सामने लगती हैं। लेकिन मैं दलित विमर्श को खारिज नहीं करता, दलित विमर्श को पूरी तरह स्वीकार करते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल दलित ही नहीं, हमें पूरी व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। व्यवस्था ने जो हमारी इस समय व्यवस्था है उसने दलितों को पहले से ही बहुत कमतर कर दिया है, पहले कम किया और एकदम कमतर कर दिया है। और उस कमतर को ये लेखिकाएं कितनी कम हो गई हैं, ये लेखिकाएं अपनी कहानियों में व्यक्त करती हैं। हैरानी की बात ये भी है रश्मि जी कि मुझे इनकी आत्मकथाएं बहुत गहरी अनुभूति वाली हैं। ये आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो वाकई लगता है कि कितनी दर्दनाक माहौल से लोग निकल के आई हैं, लेकिन कहानी में वो अनुभव शायद इतनी तेजी से नहीं आ पाए जो अनुभव में आए हैं। मुझे ये भी कहीं कहीं महसूस होता है कि ये भावुकता कहीं कहीं ज़्यादा होती है दलित लेखिकाओं में, और आप मानेंगे लोग कि भावुकता से स्तरीय साहित्य नहीं लिखा जा सकता। तो इस लोग में भी इनको होना चाहिए और अपनी पक्षधरता जरूर सामने रखनी चाहिए। मुक्ति की कामना इनमें बहुत तेजी से है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत व्यवस्था से ये लोग बाहर निकल कर आती हैं उसके अंदर। ये इस तरह की दलित के बारे में मेरी राय है इसके अंदर। वो जी और कुछ ये तो मैं नहीं, आप कंप्लीट करना चाहें तो बोले। हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ महिला कथा लेखिकाओं की कहानियों का जिक्र करूं जो मैंने पढ़ी हैं, और उससे पहले यदि आप कुछ बात तो करना फिर चाहें। उससे पहले 1-2 मिनट और इसी पे बात कर लेते हैं। तो ये आपने एक बहुत अच्छा, मुझे आपके अनुभव उससे वक्तव्य में एक चीज नजर आई कि जहां आपने मुस्लिम लेखिकाओं की ताकत को जहां उभारा है, वो वहां पे मुस्लिम कठमुल्लापन और पुरुषवाद दोनों को एक साथ अटैक कर रही हैं। यहीं पे आपने जहां पे दलित स्त्रियों की खूबसूरती उभारी है, वहां पे भी वो जातिवाद और पुरुषवाद दोनों को एक साथ अटैक कर रही हैं। बेसिकली अटैक करने का या प्रतिरोध करने का यही एकमात्र तरीका हो ही सकता है। बल्कि वो जो नूर जहीर जी की कहानी नायिका भी सारिका का जो आपने जिक्र किया, वो मैंने भी कथा कहानी भाग 1 में ही पढ़ी। और चूंकि नूर जहीर की कहानियों की ताकत बहुत अच्छे से हरियस राय जी ने उभारी, और ये भी लगा कि वो शायद जो स्वर है वो उनकी एक विरासत में उन्हें मिला होगा। बट एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाह रही थी कि विरासत में ताकत मिलने के बावजूद स्त्री को कितना सहना पड़ता होगा
ये नायिका भी सारिका की, जो नायिका पति की मृत्यु के बाद कथक से अपनी खुशी मनाती है, वो एक लगभग अच्छी और बहुत मतलब एक बड़ी पूर्ण व्यक्तित्व की तरह स्त्री है, उसके पास पूर्ण व्यक्तित्व है, लेकिन उसको अपने लिए शादी करने के लिए कोई साथी ही नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने अच्छेपन को पूरा दबा के इतने समय रहती है, इतने अच्छेपन को ऐसे ढांप के उसने रखा हुआ था कि इतने साल दाम्पत्य के बाद जब पति मरता है तो खुशी मनाती है। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो बहुत सुदृढ़ विरासत वाली भी जो स्त्रियां हैं, जिनको बचपन से एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिली इस पुरुषवादी या कठमूल्य समाज में, उन्हें भी अपनी जो खूबसूरती है, उसको ताकत है, उसको बहुत छुपा और बचा के रखना पड़ता है, और शायद नहीं बचाती तो इतने साल अपने आप को जिंदा भी रख पाती या नहीं रख पाती। इस बात में मैं आपका ध्यान डालना चाहती हूँ, क्योंकि विदुष बैटन का मकसद है इस बात पे ध्यान डालना भी कि वो अपने आप को जिंदा शायद ना रख पाती है, अगर अपने गुणों पे 30 साल तक एक चादर ना डाल देती, तो उस 30 साल में सारी की सारी उम्र तो गई ना उसकी, जो विजय कुमार जी भी कह रहे थे कि हर औरत अपने अतीत का हिसाब मांगती हुई औरत होती है, तो वो अतीत तो दिया ना उसने भी, मैं ये बताना भी चाह रही थी साथ में। जी हरियश, 32 साल तक उस पुरुष समाज के अंतर्विरोध को, पुरुष समाज की क्रूरता को बर्दाश्त किया, उसकी खुशी है, उस कहानी की खूबसूरती है उसके अंदर। जी जी। और ये जो आपने थोड़ा सा दलित स्त्री रचनाकारों पे एक बात बताई कि भावनात्मक आवेग की, तो इस भावनात्मक आवेग के पैमाने पे अगर हम दलित कथाकारों को देखें, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं और अन्य स्त्री रचनाकार भी, तो उनमें भावुकता की क्या स्थिति है, ये जान के फिर हम आपके अगले विषय की तरफ चलेंगे। उनमें भी है भावुकता, लेकिन मुझे लगता है कि दलितों में थोड़ी ज्यादा है, वो इस रूप में ज्यादा है कि अब हम वो अपना खराब अतीत, जैसे जो भी कारण रहे हो, जाति व्यवस्था कारण रही हो, उस अतीत को लेकर के कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती है। बाकी लोगों में भी भावुकता है, चाहे इनमें हो चाहे उनमें हो, पर थोड़ा सा मुझे उनमें भावुकता था कुछ ज्यादा सा लगता है। अनिल टाउन की कुछ मैंने कहानियां पढ़ी थी तो मुझे कुछ ऐसा लगा। नीता भारती की कहानी में भी मुझे कहीं कहीं कुछ भावुकता से दिखाई दी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कराया। और भावुकता कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं है, ये एक वैज्ञानिक समझ होनी बहुत जरूरी है। पूरे समग्रता में हम चीजों को देखें, भावुकता भी रखें, लेकिन समग्रता में चीजों को आनी चाहिए। केवल अश्रु प्रधान भावुकता वो ना हो, वो होना मैं मतलब ठीक नहीं मानता। उससे कोई बहुत बड़ा अच्छी कहानी नहीं लिखी जा सकती, और ना ही कोई बड़ा साहित्य लिखा जा सकता है। फिर वही बात आ जाएगी कि मैथिली शरण गुप्त भी उसी समय लिख रहे थे, वही काल मैथिली शरण गुप्त का था, और वही समय मुक्तिबोध का भी था। दोनों की चेतना में कितना फर्क आ गया है। समय एक ही है, लेकिन एक भावुक रूप में चीजों को देखता है, एक वैज्ञानिक समझ के साथ समाज के देखता है, एक नजरिए के चीजों को देखता है, एक भावुकता से चीजों को देखता है। ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। जी, तो ये नजर, हाँ बोलिए जी। हाँ जी, मैं कुछ महिला कथाकारों का नाम, उनकी कहानियों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, कि आप इजाजत दें तो, नहीं तो कुछ और हम बात। जी जी, बिल्कुल 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 जी जी। तो आज कहानियां लिख रही हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारा जो विषय है वर्तमान महिला लेखन की मौजूदगी को, वो तो मौजूदगी किस रूप में है वो मैं थोड़ा सा दर्ज करना चाहूंगा इसमें। जैसे मेरा जो महिलाएं किस रूप में अपनी रचनात्मकता को कथा साहित्य में अभिव्यक्त कर रही हैं जी। हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे कि पुरुष कहानीकारों के यहाँ स्त्री की मौजूदगी कितनी संवेदनशीलता से हुई है, बहुत संवेदनशीलता से हुई है, और अच्छी कहानियां इस पर भी लिखी गई हैं इसके अंदर। मैं फिलहाल बात कर रहा था कि महिला कथाकारों की कहानियों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि महिला लेखन स्त्री को एक करुणा के रूप में नहीं देख रहा। जो खास बात मुझे ये लगी कि स्त्री को एक करुणा के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वह पूरी समग्रता से उनके वजूद को रेखांकित कर रहा है। स्त्री कभी बहन बनकर आती है, जो पुरुष कथाकारों के बारे में भी ये बात सच है, कभी माँ बनकर आती है, कभी बेटी बनकर आती है, कभी प्रेमिका बनकर आती है, तो कभी पत्नी बनकर आती है। ये अपने परिवेश से जूझती रहती हैं और पुरुष सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद भी करती हैं। इन महिला लेखकों की कहानियों में स्त्रियां एक संघर्षशील नारी के रूप में आती हैं। उनकी कहानियों के पात्र कभी छत्तीसगढ़ या बस्तर के आदिवासी हैं। इतनी व्यापकता है महिला लेखन में
तो कभी कॉर्पोरेट में काम करने वाली आधुनिक युवा स्त्रियां हैं, तो कभी पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने वाली स्त्रियां हैं, तो कभी हड़तालों में अपनी आवाज बुलंद करने वाली महिलाएं भी हैं, तो कभी राजनीति में अपनी शिरकत करने वाली महिलाएं भी हैं। ये सारा मिलाकर के एक बहुत बड़ा कोलाज हमारे सामने महिला कथा लेखन का आता है। इसके अंदर मैं जिक्र करूंगा, ये कुछ 2-4 कहानियों के अंक के माध्यम से तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एक पूरा जो समग्र चित्र मेरे पास बनता है मैं आज के संदर्भ में महिला कथा लेखन का, उसके बारे में संक्षेप में थोड़ी सी बात आपको रखूंगा। कि पिछले दिनों पहल पत्रिका का एक अंक आया था कहानियों के अंक में, उसमें ममता कालिया की एक कहानी प्रकाशित हुई थी, दूसरा मेघदूत, यदि कुछ मित्रों ने पढ़ी तो। ये कहानी हमें आभासी दुनिया की ऐसी वास्तविकताओं से रूबरू कराती है जो पारिवारिक जीवन में बिखराव का कारण बनते हैं। हमारे सोशल मीडिया, हमारा आभासी दुनिया। ममता कालिया ने अपनी इस कहानी के माध्यम से व्हाट्सएप पर कुछ ही दिनों की चैटिंग के माध्यम से बने वैवाहिक संबंधों की विफलता और उससे उपजे तनाव को रेखांकित किया है। ये कहानी आभासी दुनिया के माध्यम से बने खोखले वैवाहिक संबंधों के स्थान पर वास्तविक दुनिया के प्रेम संबंधों को सामने रखकर और प्रेम की भाव स्थितियों को बहुत बारीकी से सामने रखती है। कहानी में ममता कालिया ने श्यामल जैसा एक पात्र रचा है जो अपने वैवाहिक संबंधों के विघटन के बाद उपजे वैवाहिक संबंधों के विघटन जो अलग अलग हो जाते हैं के बाद समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इस तरह ये कहानी जो है एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी के रूप में हमारे सामने दर्ज होती है। इसी तरह मैं नमिता सिंह का जिक्र करना चाहूँगा कि नमिता सिंह ने अभी हाल ही में 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं उनकी। हाँ मैंने कहा, कृति और कृतिका, एक इंटरव्यू वाली किताब है, एक उनकी स्त्री लेखन स्त्री विमर्श वाली किताब है। उनको इन दोनों किताबों को पढ़ने से हम नमिता सिंह को बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। इनके किताब के माध्यम से हमें पता चलता है कि नमिता सिंह के जो बाबा थे सुमित्रा नंदन, उनके बाबा सुमित्रा नंदन पंत की पाठ्यक्रम में शामिल कविताओं को पढ़कर ही उनके मन में कविता लिखने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने 16 पंक्तियों की पहली कविता लिखी है। उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिखा है। बाल्यकाल में कविता लिखने का उनका शौक गुम हो गया और कुंवर पाल सिंह के कारण उन्होंने कविता से हटकर गद्य विधा को अपना लिया। नमिता सिंह ने बाद में बचपन में सुमित्रा नंदन पंत को देख कर कविताएं लिखी, बाद में जब कुंवर पाल से उनका विवाह हुआ तो उन्होंने गद्य लिखने को अपना लिखवा लिया। और लेडीज क्लब उनका एक बहुत चर्चित उपन्यास है, जरूर इसको पढ़ना चाहिए। अलीगढ़ के सांप्रदायिकता को केंद्र में रख करके ये उपन्यास लिखा गया है। उसी तरह निकम्मा लड़का उनकी एक मशहूर कहानी संकलन है। कोख कहानी में भी नमिता सिंह ने अम्बा और अम्बालिका जैसे पौराणिक पात्रों के सहारे वंश परंपरा की सृष्टि करने वाले स्त्री के विरोध को सामने रखा है। जो हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे थे उसको उन्होंने बहुत रखा है। कहानी में यह तथ्य बहुत बारीकी से सामने आया है कि भीष्म संतान पैदा करने में अक्षम राजकुमार के कारण उन स्त्रियों को पिता समान वनवासी साधक व्यास के सामने ले जाते हैं। ये एक पौराणिक कथा के माध्यम से उन्होंने बात कही है, लेकिन अम्बा और अम्बालिका इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर देते हैं। एक चीज और मैं आपसे जिक्र करूंगा कि महिला कथा लेखन में अलग हटकर के एक यूरोपीय परिवेश भी वो सामने आया है और मैं इसमें यूरोपीय परिवेश में सविता सिंह का नाम लेना चाहूँगा। सविता सिंह की कहानियाँ में जो यूरोप का अकेलापन है वो उन्होंने उजागर किया है। वो इसलिए कि सविता सिंह हालांकि मूलतः कविता लिखती है, लेकिन कहानी के क्षेत्र में जो उन्होंने अपनी पहचान दर्ज की है वह मॉन्ट्रियल में रही हैं और वहाँ रहकर जैसा उनका अनुभव संसार बन सका वैसा उन्होंने कहानियों में लिखा है। वो यूरोप की एक बहुत बड़ी खूबी है या खासियत कह लो या एक विशेषता कह लो या एक लाक्षणिकता कह लो कि वहाँ अकेलापन वहाँ बहुत तेजी से दिखाई देता है और यही अकेलापन उनकी कहानियों में भी दिखाई देता है। एक उनकी कहानी है ला इलाज पीटा।
ला इलाज पिटा कहानी का नाम है, जो मॉन्ट्रियल में रह रहे एक ऐसे लड़के की कहानी है, ऐसी लड़की की कहानी है जिसके जीवन में कहीं कुछ संबंध नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है। ये कहानी लाइलाज पीटा, उस अकेलेपन से किस हद तक वो लाइलाज हो जाती है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। और मजेदार बात यह है कि वो लड़की फ्रांसीसी चिंतक है मिशेल फूको, उस पर शोध करती है और एक ऐसी बीमारी है उसको जिसके कारण उसके होठ, हाथ और छाती कांपने लगती है। कहानी का नरेटर जब उससे पूछता है कि उसे कौन सी बीमारी है, तो वह बताती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो खुद के लड़ने से पैदा होती है। ये उन्होंने यूरोप की बीमारी के ऐसी बीमारी पर कहानी लिखी है जो खुद से लड़ने से बीमारी पैदा होती है और खुद ही को ही से मैनेज करना होता है, और फिर वो भारत की तरफ आकर्षित होती है। एक यूरोपियों में ये भी बहुत खास चीज देखी गई है, जो भारत की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ का पारिवारिक ढांचा कुछ इस तरह है, तो अकेलेपन से उन्हें मुक्ति यहाँ भारत में आकर के उनको दिखाई देती है। तो ये एक लाइलाज पीटा कहानी है। इसी तरह उनकी एक और कहानी है, और मोजार्ट बज रहा है, सविता सिंह की कहानी है, और मोजार्ट बज रहा है। कहानी में वो छोटे छोटे प्रसंग हैं और उन प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने यूरोपीय जीवन को रखा है, उनके संकेतों को, यूरोपीय जीवन की जीवन शैली को रखा है। और कहानी की पात्र है सिल्विया, जो अपने पुराने दोस्त डेविड का इंतजार करती है, जिसे चाइनीज खाना पसंद है, पर वे एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन केवल दोस्त हैं, संबंधों की कोई गर्माहट उनमें नहीं है। ये सविता सिंह की कहानियां इस तरह यूरोपीय परिवेश में देखने को काफी मिलती हैं। एक और कथा लेखिका है, वरिष्ठ कथा लेखिका हैं, जो अलग तरह से कहानियां लिखती हैं और अपने वजूद को दर्ज कर रही हैं, वो है मीरा कांत। आप लोगों ने जी उनकी कहानी पढ़ी होगी। हाँ जी पढ़ी है मैंने। कहानी है ताले में शहर। वो हमारे समय के, आज के ताले में शहर कहानी इनकी प्रकाशित हुई थी किसी पत्रिका में। हमारे समय के सबसे दर्दनाक हादसों और विषाक्त माहौल को सामने लाती है। कहानी की शुरुआत साबिर जो पात्र है उसका रॉलेट एक्ट 1919 में चली जाती है। रॉलेट एक्ट के विरोध से शुरुआत होती है और वह रॉलेट एक्ट की दुश्वारियों को याद करते हुए अपने बेटे वहीदा को याद करती है, जो ताकत हासिल करने के लिए पुलिस में भर्ती होना चाहता है। यानी कि आप याद करें 1919 में महामारी के दौरान जो कारुणिक संदर्भ उत्पन्न हुए थे, जो 1919 की महामारी, व्यापक विश्व स्तर की महामारी पैदा हुई थी, फ्लू विश्व स्तर पर आया था 1919 और 1920 में, उसको वो आज के संदर्भों में जोड़ती हैं मीरा कांत। जो अभी हमारे समय का माहौल है, उस स्पेनिश फ्लू जो 1919 और 1920 में पैदा हुआ था, उसको आज के संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में जोड़ती हुई वो कहानी है, कहती हैं। और वो याद करती हैं 1919 में देश भर में उभर रहे आंदोलनों को दमन करने के लिए बिना मुकदमा चलाए किस तरह भारतीयों को जेल में बंद कर दिया गया था। और ये रॉलेट एक्ट का विरोध करती हैं और रॉलेट एक्ट का जिक्र करती हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में वे लोगों को सत्याग्रह में भाग लेने पर हुए फक्र और बीमारी के दौरान लगाए हुए टैक्स का संकेत करती हैं। और 1919-1920 को वो आज 2020 के कोरोना के संदर्भों में जोड़ती हैं। ये मीरा कांत की कहानियों की बहुत बड़ी ताकत है, मैंने इस चीज को महसूस किया है। समकालीन महिला कथा लेखन में कुछ ऐसी महिलाएं भी सक्रिय हैं जो आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो एक सक्रिय रूप में एक आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें अंजलि देशपांडे एक ऐसा नाम है जिनकी कहानियों में वैचारिकता और संवेदना का अद्भुत सामंजस्य है। उनकी एक कहानी है अंसारी की मौत की अजीब दास्तान। बहुत कम चर्चित है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है अंसारी की मौत की अजीब दास्तान। पुलिस तंत्र के आतंक की कहानी है ये कहानी में क्या है, कहानी में एक प्रोफेसर अंसारी साहब हैं जिसका नकली दिल लगा हुआ है। वह सूफी संगीत सुनने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक सभा में जाते हैं
और जब वे सुरक्षा जांच से गुजरते हैं तो वहां लगी मशीनों से एक बीप की आवाज सुनाई देती है। पुलिस उन्हें मानव बम समझकर पकड़ देती है। प्रोफेसर अंसारी और उनकी पत्नी पुलिस वालों को दुहाई और सफाई देते हैं कि वे आतंकवादी नहीं हैं। पुलिस वाले उन्हें आतंकवादी समझ रहे हैं। नरेश गोस्वामी पूछ रहे हैं, मीराकांत ने जो शीर्षक कहानी लिखी है 2008 की है। ये 2008 की कहानी है, 2018 की कहानी है, मेरे ख्याल से 2008 की नहीं है। ये 2018 में अभी छपी थी ये कहानी, जिसमें उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया है उस कहानी में। तो मैं आपको ये जिक्र कर रहा था इसका, प्रोफेसर अंसारी का। तो पुलिस वालों को वो दुहाई देते हैं कि हम आतंकवादी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसे आतंकवादी समझ कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिल का चार्ज, एक दिल में जो नकली दिल लगा हुआ है उसको चार्ज करने के लिए तार लगी हुई है यहाँ पर दिल में, और उनको लगता है कि ये कोई बम है। लेकिन पुलिस वाले एक नहीं समझते, तमाम तरह के तर्क देते हैं, तमाम तरह के पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, और अंततः उसकी मौत हो जाती है। तो किस तरह पुलिस का आतंक और पुलिस का काम करने की शैली है, ये अंजलि देशपांडे ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको व्यक्त किया है। एक प्रोफेसर द्वारा अपनी पत्नी सहित सूफी संगीत सुनने जाना और फिर पुलिस की गिरफ्त में आ जाना, ये इस कहानी का केंद्र है। इस संदर्भ में अंजलि देशपांडे हमारे आज के व्यापक परिवेश को जोड़ देती हैं। ये अंजलि देशपांडे की अंसारी की मौत की अजीब दास्तान। इतना ही नहीं, वो फिर अगले इस कहानी को एक सांप्रदायिक धरातल पर भी ले जाती हैं। वो इसी को उसका एक्सटेंड करते हैं। उनकी कहानी भूल में देखने को मिलता है। भूल, आप ये देखिएगा, आज के समय में भी एक सांप्रदायिक सोच हमारी अंतःचेतना में किस हद तक विद्यमान है, वो आज तक चली आ रही है। 1947 में बंटवारे के दौरान जो प्रसंग जो संदर्भ शामिल थे, उन संदर्भों से जो एक अंतःचेतना में एक सांप्रदायिक फिरका परस्ती सोच हमारे जहन में बनी, वह सोच पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह गुजर रही है, ये कहानी अंजलि देशपांडे ने भूल के माध्यम से रखी है, और बहुत ही मार्मिक स्तर पर प्रेम संबंधों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी को रखा है। हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण कथाकार हैं किरण सिंह। बहुत कम कहानियां लिखी हैं किरण सिंह जी ने, लेकिन बहुत बेहतरीन कहानियां लिखी हैं, और एक स्त्री लेखन को उन्होंने एक नई पहचान भी दी है। वे अक्सर एक अछूते ऐसे विषयों को सामने लाती हैं जिस पर सामान्यतः स्त्रियां नहीं लिख पा रही हैं। अब धीरे धीरे लिखना शुरू किया, बहुत कम प्रतिशत में देखो तो 0.00 कुछ प्रतिशत मिलेंगे, लेकिन किरण सिंह ने बहुत ही शिद्दत से इन कहानी को उसके अंदर सामने रखा है। उनकी कहानी एक आप लोगों ने पढ़ी होगी, द्रौपदी पीक, बहुत बेहतरीन कहानी है, जिसमें दो कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। एक घुंघरू की कथा है जो स्त्री जीवन की विडंबनाओं के साथ प्रेम की तलाश करते हुए पितृसत्तात्मक समाज का विश्लेषण करती हैं, और दूसरी नागा साधु पुरुषोत्तम की कथा है जो धर्म के पाखंड को बेनकाब करती हुई महंतों और मठाधीशों को चुनौती देती है। ये उनकी द्रौपदी कहानी है। उनकी कहानी और आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, संझा की कहानी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो थर्ड जेंडर की समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। अब इधर कुछ लोग थर्ड जेंडर पर भी लिखने लगे हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले इनकी ये कहानी पढ़ी थी, थर्ड जेंडर को लेकर के कहानी इनकी पढ़ी थी, कि एक विधुर पिता के डर से बंधी संझा अपने आप को दोषी नहीं मानती। वैद्य पिता से मिली वैद्यकी की विरासत से वह अपना हुनर बढ़ाती है। उसके पिता वैद्य हैं, तो अपनी विरासत में जो उसको वैद्यकी मिली उससे वह अपना हुनर बढ़ाती है और उसके सारे लोगों का इलाज करती है। इलाज करते करते ही उसकी समझ में आता है कि कई जानलेवा बीमारियों के मूल में या तो हवस सरीखी कमजोरियां हैं या अपना वर्चस्व स्थापित करने की आकांक्षा है, जिसका मैंने शुरू में संकेत किया। जानलेवा बीमारियों के मूल में दो चीजों को देखती है। तब वह स्त्री के अंतर्मन को खोलते हुए स्त्री को संपूर्णता में पहचाने जाने का आग्रह करती है, और इस सवाल कहानी में अंत तक बना रहता है कि कोई महिला 30 वर्षों तक अपनी यौनिकता को कैसे छिपाए रह सकती है। ये भी कहानी की एक सीमा मुझे लगता है।
हमारे समय में एक और महत्वपूर्ण कथा का महिला कथा लेखिका है जिसका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, मधु कांकरिया ने। मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों व उपन्यासों के जरिए हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया। वे आज के परिवेश में नए राजनीतिक माहौल में आम आदमी के दुख दर्द का बयां करती हैं। पूरी राजनीतिक परिपक्वता के साथ वे चीज़ों को समझती, देखती और व्यक्त करती हैं। उनकी कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है, युद्ध और बुद्ध, जो उनकी प्रतिनिधि कहानी की जा सकती है। वे कहानी कश्मीर, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ, युद्ध और बुद्ध, कश्मीर, जिसमें कश्मीर को केंद्र में रख करके आज जब भी कोई, मुझे पता नहीं क्यों कश्मीर का जिक्र करता है कि मैं कश्मीर गया घूमने या कश्मीर में जा रहा, तो मुझे वो युद्ध और बुद्ध ही कहानी याद आती है और कुछ याद नहीं आता। युद्ध और बुद्ध कहानी में एक मेजर राणावत है जो देश हित अपना देश हित को अपना कर्तव्य समझते हैं और आतंकवादी जमीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शरीक होते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो बुद्ध के पास चला जाता है। तब उन्हें लगता है कि इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर हम खड़े हैं। जब हम युद्ध और बुद्ध को रखते हैं तो लगता है कि हम लोग इंसानियत के सबसे निचले पायदान में खड़े हैं। मधु कांकरिया ने पूरी कहानी में बुद्ध और युद्ध के द्वंद्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने रखा है। इसमें उनकी एक और कहानी है, नंदीग्राम के चूहे। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और भी बोधि प्रकाश ने किताब छापी है, इसी नाम से उनकी कुछ कहानियों का संकलन भी छापा है कि नंदीग्राम के चूहे। कहानी का पात्र भवानी प्रसाद मिश्र का ये कहना कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो, ये नंदीग्राम के चूहे का पात्र कहता है। इस कहते हुए सामाजिक परिवर्तन की चाह की ओर इशारा करता है। ये कहानी क्रूर राजसत्ता के विरोध में एक जमीन तैयार करती है और इस विश्वास पर खड़ी होती है कि जीत हमेशा उजाले की ही होती है, चाहे हमारा दौर कितना भी बुरा क्यों ना हो, होगी जीत उजाले की, लाख बुरा हो दौर। ये कहानी अंत में ये विश्वास पैदा करती है और ये विश्वास पैदा करना कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। जिससे वो मधु कांकरिया अपने कहानियों में एक ऐसे समाज की कल्पना करती हैं जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ध्वनियां ना हो। ये एक कदम आगे जाती हैं और तमाम लेखिकाओं से। वहाँ तो केवल पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करती हैं, लेकिन वो ऐसी कल्पना करती हैं जहाँ पुरुष वर्चस्व आदि ना हो, जहाँ एक स्त्री अपनी अस्मिता के साथ स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। मधु विजय कुमार जी कह रहे हैं नंदीग्राम के चूहे बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मैं इसे एक राजनीतिक कहानी मानता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है विजय जी। तो इस तरह की चीजें भी हमारे पास सामने आ रही हैं। महिला कथा लेखन में मैं वंदना राय का नाम भी लेना चाहूँगा। वंदना राय का, जिन्होंने यूटोपिया, हिजरत के पहले, ख्यालनामा उनके कहानी संकलन है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष शायद उनका उपन्यास आया था विषाद पर जुगनू, जो बहुत ही अच्छा उपन्यास है और उसकी भाषा और शैली की एक अलग से पहचान दर्ज की रहती है। यूटोपिया कहानी में वंदना राय हिंदू और मुसलमानों के परस्पर संबंधों की टकराहट को सामने लाती है। कहानी इस तरह की है, किशोर मानसिकता को सांप्रदायिक रंग कैसे दिया जाता है। ये एक सांप्रदायिकता का भी एक ऐसा विषय है जिसको महिला कथाकारों ने बहुत शिद्दत से और बहुत व्यापक से सामने रखा है। तो जो वंदना राय ने अपनी कहानी में किशोर बच्चों के मन में किस तरह सांप्रदायिकता आ रही है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। उसमें मौलवी उस्मान अली और राम मोहन जैसे लोग कहानी के दो पात्र हैं, उनके माध्यम से ये हमारी सोच को सामने लाती है। और इसी सोच के कारण बेटा अपनी माँ को नमाज के वक्त साड़ी की जगह सलवार कमीज पहनने की हिदायत देता है। एक नया उन्होंने बिंब रचा है इस कहानी में। नमाज के वक्त वो सलवार कमीज पहनने की हिदायत देता है। और अच्युतानंद गोसाई भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए यज्ञ करते हैं। ये उनकी कहानी का एक थीम है। इसलिए उनकी कहानी है कटघरेज। ये हमने कथा कहानी में भी पढ़ी थी, जिसमें एक दद्दा एक असामान्य से बुजुर्ग हैं जो तमाम तरह की वर्जनाओं से ग्रस्त रहते हैं और जिन्हें अपने परिवार से में कटघरेज कहकर हमेशा उपेक्षा की जाती है। एक मैंने ये भी कहा है कि जो स्त्री लेखन में है वो
वर्जनाओं से मुक्ति की तलाश भी करते हैं। जो हमारे समाज में जो वर्जनाएं हैं जो ढककर रखी हुई हैं, उनको सामने लाने के से भी नहीं हिचकती। ये महिला स्त्री लेखन की एक बहुत बड़ी खासियत मैं देखता हूँ मैं। तो इस कहानी में वंदना राग ने एक ऐसी स्थिति कल्पना की है जिसमें किशोरावस्था में दाखिल हो रहा एक बच्चा उन सवालों से रूबरू होता है जो एक परिपक्व व्यक्ति के सामने आते हैं। जब उसे ये पता चलता है कि घर के बुजुर्ग को इसलिए घर से बाहर कर दिया गया क्योंकि वह कामुक किस्म के व्यक्ति थे, तो वह परेशान सा होता है और वह जानना चाहता है कि छोटा सा बच्चा कि मर्दानगी का चुक जाना क्या होता है। यानी वंदना ने कहानी में बुजुर्ग को कटघरेज के रूप में चित्रित किया है जो अपने पोते को पेड़ से बांध देता है। यह कहानी उस बुजुर्ग के अंतर्मन में छिपी वात्सल्य की कोमल भावनाओं को भी सामने लाती है। जी जी, आप जी हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही थी, आप जारी रहिए, आप इन टिप्पणियों से अपना ध्यान विचलित ना करें। ये तो मैं आपको ये मैं याद रखती हूँ आपको समय पे बताने के लिए, लेकिन ऊपर लाते रहती हूँ। टिप्पणी आ रही है स्क्रीन पे तो मैं सोचता हूँ मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ, नहीं इस पे ये तो हम इसलिए भी ऊपर ले आते हैं ना ताकि YouTube चैनल में कार्यक्रम देखें तो भी हमें ध्यान रहे किस किसने कब क्या कहा था। मैं याद रखती हूँ। ठीक है, आप टिप्पणी नहीं जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मैं सारी टिप्पणियों पे एक बार आपका पूछ लूंगी, है ना। अभी आप अपने प्रभाव में बोलिए। जी जी तो मैं बता रहा था कि किस तरह एक बुजुर्ग वो बच्चा पूछता है कि मर्दानगी का चुक जाना क्या होता है। ये इस कहानी में उन्होंने कटघरेज के रूप में बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। जी उसी तरह वंदना राग की एक और कहानी है शहादत और अतिक्रमण, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए विधवाओं को केंद्र में लिखी गई है और ये बताती है कि भले ही देशभक्ति का उन्माद फैलाकर युद्ध मोर्चे पर लड़ा जाए, लेकिन युद्ध में आहत स्त्रियां ही होती हैं। हम चाहे जितनी भी देशभक्ति का माहौल पैदा कर लें, लेकिन और चाहे शहीद लड़े हमारे जो शहीद हो जाए हमारे जवान, लेकिन जो आहत होती हैं वो स्त्रियां ही होती हैं। इसी तरह एक कहानी नमक, जिसमें वंदना राग ने प्रेम के संदर्भ में पुरुषों के अहंकार को केंद्र में रखा है और पुरुषों के मन में प्रेम के प्रति निकार का भी उन्होंने संकेत किया है इसके अंदर। जैसे मनीषा कुलश्रेष्ठ भी महिला कथाकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है। उनके अभी तक 5 कहानी संकलन छप चुके हैं। कठपुतलियाँ, बौनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वाद घाटी, कुछ तो रुमानी और गंधर्व गाथा काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। अभी उनका एक कश्मीर को केंद्र में रखकर लिखे गए उनका उपन्यास शिगाफ और शाल पंजिका भी काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहे हैं। वह ऐसे पात्रों का चयन करती हैं जो परंपराओं और रूढ़ियों को नहीं मानती। ये मनीषा जी की खासियत ये है, जो एक विद्रोह के रूप में सामने आते हैं। उनका विद्रोह कहीं कहीं मुझे जीवन जगत से निकला हुआ ना दिखा करके आरोपित सा विद्रोह भी मुझे मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियों में लगता है। इसके बावजूद इनकी कहानियाँ मुझे ठीक ठाक लगती हैं। उनका कहानी अपनी कहानी स्वांग में एक बूढ़े गफूर खां के सहारे हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाती हैं। अभी पिछले वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका को केंद्र में रखकर उनका उपन्यास मल्लिका भी प्रकाशित हुआ है। एक गल्प के सहारे मनीषा ने एक उपेक्षित और विस्मृत पात्र को हमारे सामने रखा है। एक बहुत सीनियर कथाकार हैं हमारे समय की, नीलम कुलश्रेष्ठ, जो बहुत जाना पहचाना नाम है। उनकी कहानियों के अतिरिक्त उनकी कथेतर गति की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। धर्म की बेड़ियां खोल रही औरत, धर्म के आर पार औरत और धर्म की बेड़ियां खोल रही औरत खंड 2 उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। उन्होंने धर्म को लेकर बहुत गहराई से विवेचन किया है। धर्म और स्त्री के परस्पर संबंधों का उन्होंने बहुत गहराई से विवेचन किया है। वह मानती हैं कि धर्म का भय दिखाकर जिस तरह लोगों को घेरा गया, उससे धर्म उनके लिए एक ऐसा भयानक अंतहीन चक्र बनता चला गया जिससे छूटना असंभव सा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए उतनी सच है कि धर्म एक ऐसा अंतहीन चक्र बन गया जिससे छूटना बहुत मुश्किल है। वे उनकी किताब है ये स्त्रियां,
जिसमें नीलम कुलश्रेष्ठ ने गुजरात की उन संघर्षशील महिलाओं के जीवन संदर्भों का बहुत ही सजीव चित्र पेश किया है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। उनका कहानी संकलन है रिले रेस, जिसमें 13 कहानियों का संकलन कर उन्होंने महिला रचनाशीलता को पाठकों के सामने रखा है। अपनी कहानी कटी हुई औरत में उन्होंने स्त्री को देवी बनाकर उनका आर्थिक शोषण करने वाली पितृसत्ता को कटघरे में खड़ा किया, जो आज की 21वीं सदी में भी स्त्रियों को अपने मन मुताबिक संचालित करना चाहती है। इस तरह अपनी कहानी रिले रेस में वह उन एनजीओ के सकारात्मक चरित्र को सामने लाती हैं, जो महिलाओं के मुक्ति के लिए कार्यरत हैं। मनीषा जी ने पौराणिक देवियों के मंदिर को एक नई दृष्टि से भी अपनी कहानियों में सामने रखा है। हमारे समय की एक नई एक युवा कथाकार हैं श्रद्धा थवाइयत। इन्हें ज्ञानपीठ लेखन का पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ये अपनी कहानियों में एक अलग विषय चुनती हैं, कथ्य और रूप से अलग इनकी कहानियाँ होती हैं, और बेसिकली इनकी कहानियों की खासियत ये है कि ये कहानियों में दृश्यात्मकता बहुत तेजी से पैदा करती हैं, और दृश्यात्मकता के सहारे ही ये कहानी की संवेदना को सामने लाती हैं। इसके अंदर वो उनकी एक अभी कहानी एक छपी थी, जिसमें एक सांप पकड़ने वाली महिला का चरित्र है, और कहानी कुछ ऐसी है कि एक फोन आता है किसी को, और वो ये चाहती है फोन करने वाला कि सांप घर में है और सांप को पकड़ने के लिए कोई पुरुष पात्र भेजे। फोन अटेंड करने वाली महिला है, उसको ये बड़ा हैरान लगता है कि ये सांप पकड़ने के लिए पुरुष पात्र की अपेक्षा क्यों की जा रही है। उसका नाम है कहानी में मंजीत। जब वह सांप पकड़ने के लिए एक निश्चित जगह पर पहुंचती है, तो फोन करने वालों के दिमाग की सीमित दायरे में ये बात नहीं समा पाती कि एक लड़की भी सांप पकड़ने जैसा खतरनाक काम कर सकती है। तो कहानी में उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे देश में स्त्रियों को देखा जाता है, और किस तरह उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लगाया जाता है, और किस तरह तमाम प्रतिभा और क्षमताओं के बावजूद भी उनकी प्रतिभा और क्षमता को नकार दिया जाता है। कहानी श्रद्धा थवाइयत ने बहुत ही शुद्ध होकर के लिखी है। बाद में वो ये बताया उन्होंने कि ये कहानी एक असली घटना को केंद्र में रखकर लिखी है, और एक असली महिला, वाकई एक महिला है जिसका नाम है मंजीत, उसकी घटना को केंद्र में रखकर उन्होंने कहानी लिखी है, और बहुत ही शुद्ध होकर के ये कहानी लिखी है। इस छोप के बिना ये कहानी संभव हो ही नहीं सकती थी। इस तरह की उन्होंने कहानी बना करके लिखी है। उनकी एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पंख कुतरती मकड़ी। बहुत ही छोटी सी कहानी है, और वो ये कथा देश में छपी थी शायद। और कहानी शुरू होती है कि रात के सन्नाटे में स्पाइडर लिली के पौधे में छिपे झिंगुर की झर की आवाज से कहानी का नरेटर को लगता है कि उसके मन में इस आवाज से एक नॉस्टैल्जिया जन्म लेता है, और रात के अंधेरे में वह उस आवाज के स्रोत को तलाश करने में जुट जाती है, और अंततः उस झिंगुर को पकड़ करके वापस उसकी जगह पर देख करके खुश होती है, और फिर आकर के उसे नींद आती है। उस आवाज से उसको नींद भी नहीं आती थी। कहानी के सारे दृश्य एक सूत्र में इस तरह पिरोए गए हैं कि एक आतताई व्यवस्था का चरित्र सामने लाते हैं, और दादी इसको जो उसका कहानी में पात्र है वो एक दादी है, और दादी कहती है कि ये तो झिंगुरों का ही जगह है, ये उन्हीं का घर है, हम तो उनके घर में रहने आए हैं, वो लोग अपना घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे। इस तरह एक जंगल में रहने वाले लोगों की व्यथा को एक इन्होंने इस कहानी में रखा है। हमारे समय की एक और महिला कथाकार है प्रत्यक्षा। बारिश के देवता, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, उनके उपन्यास हैं। उनकी कहानियां शहरी, ग्रामीण और व्यक्ति के भावों को गुजरती हुई व्यक्ति के अंतर्मन की तलाश करती हैं। बलमा तुम क्या जानो प्रीत एक कहानी है उनकी, जो कि मुझे बहुत प्रिय कहानी है। वो ये कहानी हडसन या लोंगलत्ती अपने अतीत में ही रहती हैं, और वर्तमान में रहकर भी वे वर्तमान में नहीं रहती। ये उनकी कहानियों की एक विचित्र सी चीजें आती हैं। एक कथाकार और हैं, झांसी में रहती हैं, निधि अग्रवाल। दुआबा में उनकी एक कहानी
प्रकाशित हुई थी, वो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कि कहानी की सत्ता और धर्म के गठजोड़ के कारण जो त्रासद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन त्रासद स्थितियों को लेकर के उन्होंने ये कहानी रची थी। कहानी के शुरू में एक वाक्य आता है कि जो कहानी की पूरी संवेदना को जाहिर कर देता है, कि वो वाक्य है कि स्त्री की चोट पुरुष के मन को स्पर्श कब करती है। ये बहुत ही मार्मिक वाक्य उन्होंने लिखा शुरुआत के ही, और इससे कहानी में पूरे पूंजीवादी समाज में स्त्री की मनोव्यथा को व्यक्त करता है। इस वाक्य में मर्म छिपा है जो कहानी के बाबा और माँ के व्यवहार में देखा जा सकता है। कहानी के बाबा अपनी पत्नी को अपमानित और तिरस्कृत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और अपनी पत्नी के प्रति एक तिरस्कार की भावना उसमें हमेशा मौजूद रहती है। कहानी में उन्होंने ऐसी घटनाओं का समावेश किया है और इस तरह ताना बना है जो एक तांत्रिक बाबा के चरित्र को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने समाज में रखता है, और वैज्ञानिकता और तार्किकता के खत्म होने की पीड़ा, किस तरह धर्मवाद और संप्रदायवाद के कारण वैज्ञानिकता और तार्किकता हमारे इसमें खत्म हो रही है, ये इन्होंने इस कहानी में बहुत तेजी से सामने रखा है। एक कथाकार हैं सरिता सिंह, उनकी एक कहानी है धूप, जो बताना चाहते हैं कि हमारे समय में हमारे मूल संवेदना किस तरह जीवन से गायब हो रही है। धूप की तरह हमारी संवेदनाएं हमारे जीवन से गायब हो रही हैं। धूप जो एक ऊर्जा का स्रोत है और जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वो उस तरह उन्होंने कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का जो किरदार रमेश, वो एकाएक कंधे में दर्द महसूस होता है, और तमाम तरह के घरेलू उपचार, मुंह बायोडेक्स लगाने के बाद भी जब दर्द काबू में नहीं आता तो वह डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर तमाम तरह का जांच करने के बाद उसे बताता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बेहद कम हो गई है, और तब डॉक्टर उसको बताता है कि आप धूप का सेवन बिल्कुल नहीं करते। यानी कि हमारा जीवन इस तरह यांत्रिक हो गया है कि हम जो प्रकृति के पास जाना चाहते हुए भी हम नहीं जाते। तब उसे याद करता है कि वह धूप में कब बैठा था। आप कभी सोचिए, हम लोग इस हद तक कॉर्पोरेट में लोग व्यस्त रहते हैं कि कभी ना तो उगते सूरज को देख पाते हैं, ना उसके अंदर शाम को देख पाते हैं। तो इस तरह उन्होंने धूप का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी में रखा है। प्रज्ञा हमारे समय का एक महत्वपूर्ण नाम है। उनकी हर कहानी में कोई ना कोई सामायिक मुद्दा रहता है। उनके पास परिवेश को देखने और समझने की एक वैज्ञानिक दृष्टि है। मन्नत टेलर्स उनकी एक बड़ी मशहूर कहानी है, पहल में ये कहानी छपी थी। ये कहानी नई सदी के आक्रामक बाजार की क्रूरताओं के प्रभाववश बेदखल होते दस्तकारों की त्रासदी को बड़े सलीके ढंग से उभारती है। किस तरह कॉर्पोरेट और मार्केट बाजार किस तरह हमारे दस्तकारों को अपने रोजी रोटी से बाहर कर रहा है, प्रज्ञा ने इस कहानी में बहुत गहराई से रखा है। कहानी का किरदार है दर्जी का है, जो रशीद भाई हैं, उनकी व्यथा है, और इस कहानी में शिल्प की बहुत नवीनता है। इस कहानी में उनकी एक और कहानी है जो पहल के कहानी में छपी थी, बुरा आदमी। भयावह माहौल के बीच में मनुष्यता को लाकर वो खड़ा करती हैं। कहानी पढ़ते वक्त तो ऐसा लगता है कि हम किसी बुरे आदमी के बारे में जान रहे हैं, लेकिन वो बुरा आदमी में ही मानवीयता और मनुष्यता के पक्ष को सामने लाती हैं, जो कि कहानी की मैं बहुत बड़ी खूबी मानता हूँ। उनकी एक और कहानी है प्रज्ञा की शोध कथा। ये कथन में छपी थी, और इस कहानी में जो विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे छात्र और शोध करवाने वाले प्रोफेसरों के जो बीच में संबंध बनते हैं, और किस तरह प्रोफेसर्स उनका एक सही अर्थों में उपयोग नहीं कर पाते हैं अपने शोध छात्राओं का, किस तरह उनका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। प्रज्ञा ने इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी को रखा है। मैंने शुरू में जिक्र किया था रजनी दिसोदिया दलित कथाकार के रूप में, उस समय तो उनकी एक कहानी पढ़ते हुए उसमें याद रह गया था, छोटी बहू एक कहानी है उनकी। एक ग्रामीण समाज की, हरियाणवी समाज की कहानी है कि घर में एक भैंस आती है, और तमाम पात्र लोग कहते हैं कि इस भैंस को निकालो, लेकिन छोटी बहू चूंकि वो परिवार में तिरस्कृत हो चुकी है, तो कहती है कि नहीं, इस भैंस को रहने दो, मैं इसकी देखभाल करूंगी। यानी कि उस हरियाणवी समाज जो एक जकड़न भरा समाज है,
जाति में भी पुरुष में भी तमाम तरह के उसके अंदर क्षुद्रताएं हैं, उनके विरोध में वो छोटी बहू खड़ी करती है। रजनी सिसोदिया ने इस कहानी में रखा है। एक ममता सिंह हमारे समय की विशिष्ट कथाकार हैं, मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनकी कहानी है एक राग मारवा कि हमारे सूखते हुए संबंधों में, हमारे संबंधों में बाजार किस तरह घुस गया है। ये कहानी बहुत दिखाती है कि ये बाजार हमारी संवेदनाओं को, हमारे रिश्तों को, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारे संगीत को, हमारी विरासत को किस तरह क्षरण कर रहा है। ममता सिंह ने बहुत बारीकी से कहानी को सामने रखा है। ममता सिंह के बारे में एक खासियत यह है कि वे महिलाओं के बारे में पूरी आत्मीयता और तन्मयता से लिखते हैं और लिखते समय उन सभी वर्जनाओं को खोल देती हैं जिनके बारे में लिखते हुए कथाकार अक्सर हिचकिचाते हैं। मसलन कि वीआईएफ के सहारे बच्चा पैदा करना और मातृत्व के सुख को अंगीकार करना गुलाबे कहानी है उनकी गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की में देखा जा सकता है। इस तरह इनके एक नए विषय पे वो अपनी कहानियाँ लिखती हैं। एक सीने वाली शर्मा हमारे समय की युवा कथाकार हैं। उन्होंने अपनी पहचान अपनी कई कहानियों के माध्यम से दर्ज की है। अतिथि, हंसा अकेला रोया, उस पार, विसर्जन जैसी उनकी विशिष्ट कहानियां हैं। उनकी कहानियां महादान, ये कथा देश में छपी थी। इसमें 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में महाभारत काल की पुरुष मानसिकता में जकड़ रही स्त्री की व्यथा कथा है। पुरुषों के जुए की लत के माध्यम से स्त्री की त्रासद स्थितियों को प्रभावशाली तरीके से उन्होंने इसमें चित्रित किया है। और एक जगह कहीं उनका पात्र कहता भी है कि जुआ खेलना रईसों का काम है, और जो महाभारत काल की मानसिकता चली आ रही थी उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इस कहानी में रखा है। योगिता यादव भी एक कहानीकारों में प्रमुख कहानीकार हैं। उनका उपन्यास आया था अभी, और 1985 के सिख दंगों को लेकर के उन्होंने कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। दिव्या विजय हमारी नई पीढ़ी में महिला लेखन में विशिष्ट नाम है। उनका कहानी संकलन है सगबग मन, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियाँ काचक, जो पुलिस सिस्टम के खिलाफ स्त्री के विद्रोह को रखता है। कि कहानी एक सब्जी बेचने वाली स्त्री की कहानी है, जिसको एक पुलिस इंस्पेक्टर एक रेल के सफर के दौरान में पुलिस इंस्पेक्टर परेशान करता है, उसको थाने में ले आता है, तमाम तरह के उसकी सब्जियों को जब्त कर लेता है, पुलिस से छुड़वाने की कोशिश करती है, और अंत में पुलिस वाले उसकी सब्जियों को ही वहाँ फैला देते हैं और वह उन सब्जियों को पुनः सींच देती है, इस आशय के साथ कि इस पुलिस स्टेशन में नई सब्जियों की नई फसल पैदा होगी। एक बहुत ही आशा भरी कहानी उन्होंने लिखी है। आकांक्षा पारे ने भी उनकी एक बड़ी मशहूर कहानी है आल्ट शिफ्ट कंट्रोल इज इक्वल टू डिलीट, अपनी पहचान दर्ज की है। हाईटेक के ज़माने में धर्म और ज्योतिषी किस तरह मनुष्य के विचारों और भावों को संचालित और नियंत्रित करते हैं, और मध्यवर्ग किस तरह एक मिथ्या चेतना के सहारे धर्म और ज्योतिष के जाल में फंस गया है। आकांक्षा जी ने इस कहानी में उनका जिक्र किया है। 3 सहेलियां 3 प्रेमी, उनका एक नया कहानी संकलन आया है। इस संकलन की सभी कहानियां आकांक्षा पारे ने आज की स्वतंत्र स्वाभिमानी स्त्री की मनोदशा को सामने रखा है, और यही मुझे लगता है कि आज की स्वतंत्र स्वाभिमानी स्त्री आकांक्षा पारे की कहानियों का केंद्रीय स्वर है। अंजू शर्मा भी बहुत अच्छा लिख रही हैं हमारे समय में, और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पहचान दर्ज की है। एक नींद हजार सपने उनका कहानी संकलन है, जो कि काफ़ी पढ़ा गया और सराहा गया। इस तरह अनुराधा बेनीवाल का नाम भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका यात्रा संस्मरण है आज़ादी मेरा ब्रांड, जिसमें यूरोप की यात्राओं के संस्मरण है, और जो एक स्त्री अकेले, हमारा मध्यवर्गीय समाज आज भी ऐसा है कि हम स्त्री को अकेले कहीं नहीं जाने देते घर परिवार में, लेकिन अनुराधा बेनीवाल ने ऐसे पात्रों की रचना की है जो यूरोप में अकेली जाकर के स्त्रियों सैर सपाटा करती हैं। एक बहुत ही नई लड़की का कहानी के क्षेत्र में दस्तखत दे रही है नरेश कौशिक, पीटीआई में काम करती है।
दिल्ली में रहती हैं। उनकी एक कहानी है कंजिया। ये कहानी वागास में प्रकाशित हुई थी। चांदनी चौक में एक गरीब मजदूर की कहानी को केंद्र में रख करके उन्होंने बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है। मैं कविता का नाम भी लेना चाहूँगा। उनकी कहानी संकलन है नदी, कहानी संकलन नदी जो बहती है, जो मैंने पढ़ा, जिसमें एक अजीब सी स्थिति का उन्होंने जिक्र किया है। ये कुछ कहानीकार हैं जिनका मैंने जिक्र किया। इसके सिवाय भी बहुत सारी महिला कथाकार हैं जो अपनी लेखन को सार्थक ढंग से दर्ज कर रही हैं। सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी जो मुझे आकर लगता है जो महिला कथा लेखन के दायरे में और केंद्र में हैं, उनमें कई वरिष्ठतम से लेकर के युवतर कहानी लेखिकाएं हैं, जिसमें चित्रा मधुगुल हैं, उषा किरण खान, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा, मैत्री पुष्पा, अनामिका जैसे कई नाम हैं। इनके साथ ही अल्पना मिश्र, नीलाक्षी सिंह, नीला प्रसाद, गीता श्री, जयश्री राय, आशा शर्मा, रजनी गुप्त, नीरजा माधव, चंद्रकला त्रिपाठी, स्वाति तिवारी, ज्योति चावला, उपासना, नीरव, रश्मि शर्मा, इंदिरा दानी, सपना सिंह, वंदना देव शुक्ला, प्रतिभा कुशवाहा, इला प्रसाद, प्रज्ञा पांडे, अनु सिंह चौधरी, सोनी पांडे, ना जाने कितने नाम हैं जो हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध कर अपनी सोच और सरोकारों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सामने रख रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया, मैंने काफी कुछ बता दिया। इसके सिवाय आप कुछ कहना चाहें, बातचीत करना चाहें? मैं कुछ समय हम अपने मित्रों को भी दें जो उनसे बातचीत करें। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद हरीश राय जी, आपने बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई कि किन किन किस किस रूपों में हम स्त्री स्वर के कौन कौन से रूप दर्ज हुए हैं बहुत सारे कहानीकारों में। और ये तो हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझते हैं, आप हम जैसे समझते हैं वैसे वो सारे जने समझते हैं कि किसी भी तरीके से सबका नाम लेना संभव नहीं है। अब हम ये करते हैं कि एक आध सवाल मैं फिर भी लूंगी, 5-7 मिनट हम और लेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि हाँ, एक एक करके मैं आपके सामने टिप्पणी ला रही हूँ। किसी में कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ लेना होगा, किसी में थोड़ा एक आध सवाल होगा, तो मैं एक एक करके आपके सामने टिप्पणियां ला रही हूँ, है ना? जरूर जरूर जरूर। अरे योगेंद्र आहूजा जी नमस्ते। नमस्कार योगेंद्र आहूजा जी। योगेंद्र आहूजा जी, आपको उद्भावना का कहानी अंक मिल गया? वो तो वो बाद में बता मिल गया होगा। शुक्रिया महेश पुनेठा जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मधु जी। आप भी काम कर रहे हैं, अकेले में ही नहीं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। ये चलिए, उद्भावना के कहानी अंक पर फिर बाद में बात करेंगे। शुक्रिया सरिता जी, आपने समय निकाला इसको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश। हाँ, पुरुष कहानीकारों के यहाँ स्त्री की मौजूदगी कितनी संवेदनशीलता से हुई है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि पुरुष कहानीकारों ने भी स्त्री की संवेदनशीलता को बहुत अच्छी तरह से उभारा है। भीष्म साहनी से लेकर के नए कथाकारों तक, महेश दर्पण तक स्त्री संवेदनशीलता हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। बल्कि नए से नए कथाकारों का भी मैं नाम लूँगा तो संदीप नील की कहानी भी है, जिन्होंने स्त्रियों को केंद्र में रख करके खुद अपनी बात कही है। पूरी तरह संवेदनशीलता है पुरुष कथाकारों में भी। शुक्रिया सरिता जी। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है, आपने समय निकाला सुनने के लिए। अरे हरिमोहन जी नमस्ते। आप भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी। अच्छा, नीलम जी नमस्ते। आपका कहानी संकलन मुझे मिल गया है, आपने जो भिजवाया था, पढ़ के बताऊंगा आपको मैं। शुक्रिया रजनी जी, शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते सपना जी, नमस्ते। अरे शुक्रिया विजय जी, आप मौजूद हैं जानकर के हमारा हौसला बुलंद हुआ। बिल्कुल, नंदीग्राम के चूहे बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, मुझे भी ये बहुत अच्छी कहानी है इनकी। नंदीग्राम के चूहे और युद्ध और बुद्ध, इनकी 2 कहानियां बहुत हैं। और हम यहाँ हैं, इनका उपन्यास भी बहुत अच्छा उपन्यास है, मधु कांकरिया जी का।
नंदीग्राम के चूहे में जो प्रतिरोध की ताकत जितनी बुलंदी से दिखाई गई है वो हाँ हाँ, लाजवाब है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, मंजुला शुक्रिया बिस लिखती हैं मंजुला बहुत मंजुला जी। इस मुझे पे तो आप बात कर चुके थे, है ना? हाँ इस पे हाँ तो आप बिल्कुल। बात कर चुके थे। जी जी और एक आध जी। चीज, हाँ, बस एक आध चीजें बची हैं जिसमें नरेश गोस्वामी जी का एक प्रश्न और एक भास्कर चौधरी जी का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने तो इन बिल्कुल कहानियों द्रौपदी की जी और तारीफ संध्या की है। दोनों दोनों कहानियां महत्वपूर्ण हैं। द्रौपदी को बहुत देखिए, किरण सिंह ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी हैं और बहुत अच्छी, बहुत सार्थक कहानियां लिखी हैं। जी, ये आप निम्न वर्गीय जीवन पर, इस समय तो याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी लोगों ने लिखा होगा निम्न वर्गीय जीवन पर। नरेश जी, थोड़ा विचार करके हम्म बताऊंगा, अभी तत्काल तो मुझे याद नहीं आ हम्म पा रहा। बिल्कुल सही कहा, हम इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल। शुक्रिया मधु जी। शुक्रिया, आपको चर्चा अच्छी लगी, जानकर अच्छा लगा हमको। जरूर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, सुनिए राकेश जी। अब सबका नाम लेना तो कहाँ जरूरी है, इतना बड़ा कथा संसार है, इतना बड़ा कथा संसार है, कहाँ सबका नाम लेंगे इसके अंदर। इसका आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। अल्पना मिश्र एक महत्वपूर्ण कथाकार है, पर मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि 1 घंटे का समय था, 1 घंटे 11 मिनट हो गए। हालांकि मैंने कहा था 4-5 कहानियों पर उनको, उन पर बात करने के लिए, लेकिन फिर मैंने स्किप कर दिया उनको क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया था उसके अंदर। उनका अनिवार्य तलछट में चमका बहुत बेहतरीन उपन्यास है, और अन्य में नहीं है, वो केंद्र में है बल्कि। हाँ, मैं बस एक आखिरी प्रश्न हरियश राय जी से करके उसके बाद हम इसको समेटेंगे। और जी जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि अन्य का नाम, किसी अन्य का नाम तो लिया ही नहीं, सबका एक साथ लिया, और बहुतों का तो जो मुख्य होंगे लेकिन याद भी नहीं आए होंगे अभी। तो एक मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर हम कोई डायनामिज्म देखें, कोई गति देखें कि स्त्री लेखन जो पहले से चला आ रहा है और ऐसे जो उसकी गति बढ़ती गई है आज तक आते आते, तो उसमें क्या एक खास तरह का कोई बदलाव नजर आया हो? जो बदलाव तो बहुत सारे होंगे, पर तत्काल में जिसे हम एक एक को चिन्हित कर सकें, किसी एक को। तत्काल में यह है, 2-3 बदलाव मैं एकदम कहूंगा। एक तो यह है कि स्त्री स्वाभिमान बहुत तेजी से आया है। ये स्वाभिमान जो हम्म पहले से था, पहले बड़ी ही एक स्त्री अपने आप को कोने में सिमटी हुई सी रखती थी। अब की कहानी कथाकारों में स्त्री पूरे स्वाभिमान के साथ मौजूद है वहां पर। और वो दूसरा, वो किसी भी वर्जनाओं में भी को बात करने में हिचक नहीं रही है। वो हर तरह की बात कर रही है। वो सेक्स की बात भी कर रही है, प्रेम की बात भी कर रही है, संबंधों की बात भी कर रही है, आदर्श की बात भी कर रही है, संवेदनाओं की बात भी कर रही है। ये पहले की तुलना में आप 40 साल पहले या 30 साल पहले की कहानियों में देखेंगे तो बहुत कम चीजें मिलेंगी। तो स्त्री कथा लेखकों ने सारी वर्जनाओं को तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी चीज आई है सामने इसके अंदर। जो एक ही है ना। हाँ जी। तो पहले कहा जाता था जैसे कि स्त्री जो है सोच के किले में बंद रहती है, वहां एक्शन नहीं दिखता, तो एक नहीं बहुत नहीं, बड़ा बदलाव ये है कि वह वर्जनाओं को तोड़ रही है ना, सोच के किले से सारी बाहर आके योजनाओं से एक्शन बाहर दिखने निकल लगा आए है। हैं। जी जी जी। बिल्कुल। तो अब हम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने विस्तार से सारी बातों को रखा। और मैं थोड़ा सा 2-3 लाइनों में, बहुत सारे लोग लेट भी आए हैं, ऐसी हल्का सा 1-2 मिनट में बस समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने बहुत सारी बातें रखी कि किस किस तरह के स्त्री किरदार सामने आए, इतने सारे उदाहरणों के साथ। जो एक बात मुझे नजर आई कि जिन कहानियों का इन्होंने बहुत अच्छे से जिक्र किया, अक्सर वो पितृसत्ता के शोषण को किसी न किसी और चीज के साथ समझती हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, कठमुल्लापन हो, पूंजीवाद हो, या वर्गीय। अगर आप सांप वाली स्त्री का देखें तो कहीं ना कहीं एक वर्गीय चरित्र वहां जुड़ा हुआ है। तो यानी कि स्त्री विमर्श कभी भी इकहरे काम नहीं कर सकता होगा, जो सशक्त मतलब इनकी होगा। मैंने इसलिए लगाया कि इनके कहा चेतना में जो कहानी दर्ज रह गई, वहां पितृसत्ता के शोषण को किसी न किसी और शोषण के रूप के साथ ही देखा गया है। और आपस में हमेशा ही अंतर संबद्धता में कोई भी शोषण आकार लेता भी है, और प्रहार भी करना होता है तो सब में एक साथ करना भी होता है। एक चीज जिसमें मैंने और ध्यान दिया
कि पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हरीश राय जी से मेरी बस 2-3 वाक्य में सिर्फ इतनी ही बात हुई थी कि आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे या किस तरीके का स्वरूप होगा। मैंने कहा अगर आप एकल वक्तव्य देना चाहेंगे तो आप अकेले ऑन स्क्रीन आएंगे, अगर आपको जीवंत दीवार की जरूरत है तो मैं जीवंत दीवार की तरह आऊंगी, बस आपको मुझ में टप्पे दे दे के बात आपको अपनी ही रखनी है। मेरे क्वेश्चन आपके वक्तव्य की दिशा को नहीं तय करेंगे, वो लगभग एकल जैसा ही होगा। बस आपको मैं ये सुविधा दूंगी कि बीच में 1-2 मिनट अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं या कुछ ऐसा तो मेरा मतलब है कि मेरी तरफ से तो कोई प्रश्न यहाँ से गया नहीं, बट शुरुआती चरण में ही उन्होंने मुस्लिम और दलित कथाकार उनको याद आए, तो इससे एक चीज मेरी समझ में, फिर उसके बाद उन्होंने भावुकता के स्वर की भी बात कही। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिसमें सत्ता के आतंककारी पहाड़ जिस अस्मिता के ऊपर जितने जोर शोर से ढंग से रखे गए हैं, उनका दर्द, उनकी चीख पहले उठी, उस आधार पे भी हम उनके कहानी चयन को एक तरीके से देख सकते हैं कि पहले मुस्लिम का उठना, क्या वर्तमान परिदृश्य में इससे भी, वर्तमान जो समय है उससे भी शायद इसका कोई ना कोई लेना देना हो सकता है। उसके पास फिर दलित स्त्रियों की आवाज उठाना, जिनके ऊपर कहा ही जाता है कि शोषण के पूरे 3 पहाड़ों के नीचे जो वो दबी हुई हैं, और वो आवाज उठनी अभी अभी शुरू हुई है, इसलिए भावुकता का होना लाजमी भी है। क्योंकि थोड़ी उम्मीद पहले उन्होंने प्रगतिशील आंदोलनों से की होगी जिन्होंने स्त्रियों को ठीक से नहीं पूछा, फिर दलित आंदोलनों से की होगी, फिर उन्होंने भी नहीं पूछा। तो ये चीज पहचानने में कि हमें अलग स्वर बनाना होगा और फिर अपनी बात उठानी होगी, इसमें ही बहुत सारा समय निकल जा चुका था। तो इस तरीके से भावुकता उनमें भी ज्यादा पाई जाती है क्योंकि वो अभी ज्यादा शुरुआती स्तर पे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जिसके ऊपर शोषण की जितनी पहाड़ हैं वो पहले आते गए, और एक इस तरीके से वर्ग और हर तरह के अनुभव वाली कहानियां उन्होंने ली। यहाँ तक कि थर्ड जेंडर की भी संध्या के माध्यम से बात करी, मधु कंकरिया और अंजलि देशपांडे और कई लोगों की, प्रज्ञा आदि की कहानियों को, प्रतिरोध की ताकत बढ़ाने वाली कहानियां उन्होंने चिन्हित की। तो जो कहानियां उन्होंने चुनी और उनपे जिस तरीके से बात रखी, उससे हम स्त्री विमर्श की इनकी समझ को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि एक संश्लिष्ट सच्चाई के रूप में आपको चीजों को देखना होगा। ना हम जेंडर भेद के साथ वर्ग भेद को भूल के हम कोई बात नहीं कर सकते, हम सांप्रदायिकता को भूल के, फांसीवाद को भूल के कोई बात नहीं कर सकते, हम कास्ट को भूल के कोई बात नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इन उदाहरणों से मेरी समझ में आई हैं। और ये बस ये बातचीत खाली कुछ चिंतन के बिंदुओं को पुश करने का, उन पे उंगली रखने का एक सिर्फ आगाज हो सकता है। 1 घंटे में कथा साहित्य इतना समृद्ध है कि हम उस पे कोई उंगली रख भी नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने बात की। एकदम से अपनी आवाज से मुझे कार्यक्रम खत्म करना नहीं ठीक लगता, तो मैं चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लेना चाह रही हूँ कि हरीश राय जी, जो उद्भावना का अंक आपने अभी निकाला है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन कर देंगे। उसमें आपका क्या अनुभव आया कि आपको स्त्री और पुरुषों दोनों की रचनाएं आई होंगी, तो क्या अगर हम गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टि से देखें तो क्या दोनों स्त्री पुरुष की कहानियां बराबर मात्रा में अच्छी लग रही थी, या स्त्रियों की अच्छी कहानियां कम मिल रही थी या ज्यादा मिल रही थी? थोड़ा सा एक इसका अपना अनुभव शेयर कर दीजिए चलते चलते। आपकी बात राकेश जी ने कहा कि जो अन्य है वही मुख्य धारा में है। अन्यों के साथ साथ यहाँ राकेश बिहारी लिख रहे हैं कि स्त्री कथा लेखन की मुख्य धारा है, जो नाम मैंने अन्य लिए, ऐसा खैर नहीं है। सारे जो मैंने नाम वो सभी मुख्य धारा में है। उन लोगों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, अब ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं, उन पर हम बार बार बात करें तो क्यों ना, मेरे मन में विचार था क्यों ना हम उन लोगों का कहानियों का जिक्र करें जो कम चर्चित हैं या जो अभी अपनी पहचान दर्ज कर रहे हैं समकालीन कथा लेखन में। तो इसमें 4 पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं, चित्रा मुदगल से लेकर के सिनीवाली शर्मा तक, जो एकदम नई है। तो कम से कम 150-200 लोग हैं जिनको हम मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, केवल अन्य ही नहीं जो मैंने नाम लिए वो, और जो अन्यों में नहीं है वो सभी मुख्य धारा में
शामिल हैं, ऐसा मेरा मानना है राकेश जी। अब आपने जिक्र किया रश्मि जी की उद्भावना के कहानी विश्रांत में, इसमें ऐसा है जी कि कहानियां तो हमको बहुत सारी मिली और जी बहुत लोग चाह रहे थे कि कहानियां शामिल करें, लेकिन एक तो ये है कि कहानी विशेषांक निकालना बड़ा जटिल और दुरूह काम था। अ, हम्म अ, कविता विशेषांक निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपेयर टू कहानियाँ निकालना। हमने करीब 300 पन्ने का ये अंक निकाला है, जिसमें इंटरव्यू भी हैं, परिचर्चा भी हैं, कहानी पर लेख भी हैं और करीब 25 कहानियाँ हैं इसमें, 24 या 25 कहानियाँ हैं। हम्म और इसमें हमने 8 महिला कथाकार हमारे पास इसमें हमने शामिल किए हैं। ममता कालिया से लेकर के जो वरिष्ठ कथा लेखिका है और सिनेवाली तक। एक चीज मेरा भी ये अनुभव हुआ कि अच्छी कहानी जुटाना बहुत मुश्किल काम है। जी हमने किसी से कहानी मांगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो एक कटु जी अनुभव ये हुआ कि लोगों ने ये तय समझ लिया कि ये कहानी छपेगी। जी आप यकीन करिएगा, कहानी मांगना कोई छापने की कोई गारंटी तो नहीं हो सकती। अब यदि वो कहानी जी हमें थोड़ी हल्की लगे, हमारे हम्म संपादक मंडल को शायद कहे कि कहानी ठीक नहीं है, इसको कहानी दोबारा भेजिएगा। तो कई हमारी महिला मित्रों ने अपनी कहानी को दोबारा भेजा हमें। बहुत ही उन्होंने सकारात्मक जी रूप में इस चीज़ को लिया और अपनी कहानियों को दोबारा भेजा और हमने पूरे सम्मान के साथ उनको छापा। तो अच्छी कहानी लिखना बहुत मुश्किल सा काम था। बहुत अच्छी कहानी लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक अनुभव ये भी हुआ कि उद्भावना की बजाय लोग कहानी, यदि कोई पूछे ना कहानी किसको भेजेंगे, तो सबसे पहले वो नाम लेते हैं हंस का, सबसे पहले नाम लेते हैं पहल का, उसके बाद नाम लेते हैं जी कथादेश का, फिर नाम लेते हैं ज्ञानोदय का या वागार्थ का। तो ये अनियमित कालीन पत्रिका है, इसको ये लोगों की पहली चॉइस नहीं बनती है। तो हम लोगों ने जी कोशिश की कि इसमें हमें अच्छी से अच्छी कहानियां मिले। आप यकीन करेंगे, ये अंक कुछ बहुत देर से आया। देरी के हम्म कई कारण हैं इसके अंदर। उसमें एक कारण ये है कि हमें कहानियों का इंतजार करना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगा इस सार्वजनिक मंच पर। कई कथाकारों ने, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन्होंने हमें बहुत बहुत इंतजार करवाया अपनी कहानी देने के लिए। हमने सुधा अरोड़ा को भी इसमें शामिल किया परिचर्चा में, जो हमारी सीनियर मोस्ट कथाकार हैं इसमें, उनको हमने इस परिचर्चा में शामिल किया। अभी मधु जी को हमने इस अपने उपन्यास संश में शामिल किया। हमने मधु जी से यही कहा कि जो सुन रही हो तो, कि आप कहानी नहीं है तो आप उपन्यास दीजिएगा, कोई उपन्यास अंश दीजिएगा, अपने यात्रा संस्मरण दीजिए। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस काफिले में शामिल हों। तो अंततः मधु जी ने हमारी बात को माना और फिर हमें ये कहानी दी। तो अच्छी कहानी जुटाना बहुत मुश्किल सा काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। और जो अच्छी कहानी लिखेंगे ना, आप खुद देखिएगा, पहले वो किसको देंगे, पहले कोशिश करेंगे हंस में दें या हम पहल में दें। उद्भावना को या अखिलेश की पत्रिका को या बनासजन को या कथन को दूसरे तरह बाद में नीचे में रखते हैं। पहली कहानी उनके पास चली जाती है। वो अलग बात है कि वो कहानियां किस तरह की छप रही है, लेकिन लोगों के मन में है। एक उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि हंस का एक व्यापक सर्कल है, उसकी ज़्यादा प्रसार संख्या है, हमारी कम है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम कहानी वहाँ दें। तो कहानी जुटाना बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने अपनी मेहनत से, तमाम मित्रों के सहयोग से हम एक अच्छी कहानी, अच्छा अंक हम बना सके हैं। अब आप कहानी अंक पढ़िएगा तो बताइएगा। ये हमारे जी इसमें अनुभव है इसके अंदर भी। जी तो हमने ज्ञान हाँ मैं भी बात हमने एक ज्ञान अंजन जिसे हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। ज्ञान जी से इंटरव्यू लेना मैं अपने आप को एक किसान की एक उपलब्धि समझता हूँ। शेखर जोशी बहुत हमारे समय के वरिष्ठतम कथाकार हैं। हमने उनके सम्मान स्वरूप उनका एक इंटरव्यू लिया। वो और उनकी एक कहानी हमने दाजियो इस अंक में छापी। तो अपने दो वरिष्ठतम कथा लेखक जिनकी कहानियां पढ़ के हमारी पीढ़ी के लोगों ने कहानियां लिखना सीखा, शेखर जोशी हैं, ज्ञानरंजन हैं, उनके प्रति आदर दिखाते हुए हमने उनके इंटरव्यू छापे, उनकी कहानियां छापी इस अंक में।
ये तो आपकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कहाँ जहाँ उपलब्धि पे बधाई देने का मन हुआ, ज्ञान रंजन जी का अंतिम इंटरव्यू आपको मिला, वहीं ये सोच के थोड़ा निराशा भी हाथ वो लगी कहते कि हैं ये वो कहते हैं, हालांकि मैं कहता हूँ कि अंतिम ना हो। मेरी इच्छा है कि वो और भी लगातार इंटरव्यू देते रहें, लेकिन अभी वो ये हाँ कहते हाँ हैं। मैं नहीं कहता हाँ, कि वो अंतिम। हम तो पूरा मान के चलेंगे कि आपके जैसे अन्य साहित्य साधक उनका ये जो फैसला है ये तुड़वा जरूर लेगा, और हमें आगे भी इंटरव्यू पढ़ने मिलेंगे। पर ये आपकी फिर बिल्कुल भी बिल्कुल उपलब्धि तो है ये। तो इस प्रश्न के उत्तर में तो खैर इन्होंने जनरल लेंस थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्योंकि जो व्यवहारिक सवाल हैं कि कहाँ जाएगी पत्र कहानी और लेट होते हैं, और वैसे भी हिंदी का शायद ही कोई लेखक हो जो फुल टाइमर लेखक बहुत ही कम होते हैं, उनको अपनी सारी वो जीविकापार्जन करते हुए ये सब करना पड़ता है। तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसकी बात करके हमने मान लिया कि वो स्त्री पुरुष दोनों में हो जाती होगी। और स्त्री पुरुष को लेके बात शायद इसलिए भी नहीं की होगी कि कथा साहित्य में दोनों एकदम बराबरी के स्तर पर हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि स्त्रियों का लेखन बल्कि ज्यादा आ रहा है। तो अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नरेश गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रश्नोत्तर का सेशन रखा जाए। प्रश्नोत्तर का सेशन इसमें शुरू से चल रहा था और हम बहुत अच्छे से चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर का सेशन रखा ही जाए, पर बीच में एक आध बार दर्शक थोड़े से कम हो गए थे, तो फिर हम पहले से ही निवेदन कर देते कि आप पूरी वक्तव्य 1 घंटे का अपना तैयार रखना, तो तब तक वो लंबा हो चुका होता है। लेकिन हाँ, अगर हमें थोड़ा भी अंदाज हो कि वक्तव्य हमें सवाल मिल रहे हैं, तो हम पहले से ही 15-20-25 मिनट उसके लिए बचा के रखेंगे। वो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन पीछे कल नेटवर्क की वजह से दर्शक चले गए थे, तो फिर अगर ना आए तो वो करना पड़ता है बंदोबस्त। तो लेकिन हम आगे से आपकी सलाह का ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तब से हमारे साथ जुड़े ही नहीं रहे। आपने लगातार अपनी टिप्पणियों के जरिए हमारी जो ये बातचीत है उसका पार्ट भी चौड़ा किया और उसको 2 तरफा बनाने में पूरी तरह से सहयोग दिया। हरीश राय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने लंबे विषय को उन्होंने सिर्फ एक दिन के उस पे समेट भी लिया और समझा इस बात को कि जितने अचानक से कार्यक्रम हुआ था, तो बहुत पहले पूर्व सूचना देना हमारे लिए संभव नहीं था। और इसमें उन्होंने हामी ही नहीं भरी, बल्कि 1-2 दिन में इतने एग्जाम्पल भी उन्होंने जुटा लिए। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सबका।